हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 6 चैप्टर 5 का थ्योरी लेकर आई हूँ, जो सीटेट एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। NCERT लेवल का है, जो कि हर एक एग्ज़ाम में आता है। यदि आप लोगों ने इसका पहले का पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य, जो कि सीटेट पेपर 2 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। NCERT लेवल का है। आज का पहला पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था। आर्यों को लिपि की जानकारी नहीं थी। आर्य अपने ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य एवं संहिता भी कहा जाता है। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया बताया है। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया बताया है। आर्यों का निवास अल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में था। आर्यों का निवास अल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में था। ऋग्वेद एवं ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था में समानता पाई जाती है। मध्य एशिया में उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान एवं कजाकिस्तान देश है। नेक्स्ट, सप्त संदर्भ सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज एवं सरस्वती नदियों को कहा जाता है। सप्त संदर्भ सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज एवं सरस्वती नदियों को कहा जाता था। नेक्स्ट, दिल्ली के नज़दीकी क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा जाता था। दिल्ली के नज़दीकी क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा जाता था। नेक्स्ट, गंगा एवं यमुना के दोआब क्षेत्र को ब्रह्मणी कहा जाता था। गंगा एवं यमुना के दोआब क्षेत्र को ब्रह्मर्षि कहा जाता था। ब्रह्मर्षि कहा जाता था। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत से विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र को आर्यवर्त कहा जाता था। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित भाग को उत्तरापथ कहा जाता था। हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित भाग को उत्तरापथ कहा जाता था। नेक्स्ट, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में स्थित भाग को दक्षिणापथ कहा जाता था। ऋग्वेद काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। ऋग्वेद काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था। 500 की जगह 600 भी रहता है एग्जाम में, ठीक, वो भी सही है। ईसा पूर्व तक था। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ झेलम, विस्तृता, चिनाब, आस्किनी, रावी, पुरुषनी, सतलज, शतुर्दी, सरस्वती, घग्गर, गंडक, सदानीरा। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक शासन व्यवस्था लगभग
लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। 3000 वर्ष पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई थे। कुछ लोग यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसी ही आयोजन था। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसी ही आयोजन था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का ही सारथी ही उसका सहचर होता था। नेक्स्ट, वर्ण। वैदिक काल के समय उत्तर भारत में कई ग्रंथों की रचना की गई थी। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इसे उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता था। नेक्स्ट, इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियाँ बताई गई हैं। नेक्स्ट, इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। इसमें क्या सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। नेक्स्ट, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया था, जिन्हें वर्ण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ण के कार्य निर्धारित थे। प्रत्येक वर्ण के कार्य जो थे निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था एवं उनका कार्य वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। नेक्स्ट, दूसरा वर्ण शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था एवं उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। उनका काम युद्ध करना एवं लोगों की रक्षा करना था। तीसरा स्थान पर वैश्य या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। इसमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय एवं वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। क्षत्रिय एवं वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था एवं इनका कार्य अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इनका कार्य जो था अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने की अधिकार नहीं था। महिलाओं को भी शूद्रों के समान माना जाता था। महिलाओं को भी शूद्रों के समान माना जाता था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेद के अध्ययन का अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। नेक्स्ट, जनपद। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने का स्थान होता है। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने का स्थान होता है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियां की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेरा इनमें प्रमुख हैं। दिल्ली में पुराना किला,
उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेरा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला है कि खुदाई से पता चला है कि कहाँ थे? खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसे फसलों को उगाते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलों उगाते थे। नेक्स्ट, महाजनपद। अब क्या है? महाजनपद। इससे पहले जनपद, अब महाजनपद। पच्चीस सौ वर्ष पूर्व कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। इन्हें महाजनपद कहा गया था। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में कीलबंदी की गई थी। इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इनके चारों ओर लकड़ी, ईंटें या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। नेक्स्ट, शासक अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शांति का प्रदर्शन भी करते थे। नेक्स्ट, शासक अस्थायी सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान आहत सिक्कों के रूप में भी होता था। नेक्स्ट, कर। महाजनपदों के शासक किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें संसाधनों की आवश्यकता होती थी एवं कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। नेक्स्ट, महाजनपदों के शासक अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। नेक्स्ट, फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। उपज का 1/6 भाग कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता है। 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारण किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। नेक्स्ट, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए जो श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। इन्हें राजा शासक के लिए महीने में 1 दिन का काम करना पड़ता था। नेक्स्ट, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। नेक्स्ट, कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए थे। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे
हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। इससे फसलों की उपज बढ़ गई थी। नेक्स्ट, लोग ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने का स्थान धान की पौधा तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया था। नेक्स्ट, यह कार्य अधिकतर दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर करते थे, जिन्हें कमकार कहा जाता था। नेक्स्ट, मगध। लगभग 200 वर्ष के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। लगभग 200 वर्ष के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थीं। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थीं। मगध में 2 महत्वपूर्ण ही शक्तिशाली शासक बिम्बिसार एवं अजातशत्रु थे। बिम्बिसार एवं अजातशत्रु। नेक्स्ट, अन्य जनपदों को जीतने के लिए यह हर संभव साधन अपनाते थे। अन्य जनपदों को जीतने के लिए यह हर संभव साधन अपनाते थे। महाजनपद एक और महत्वपूर्ण शासक थे, जिन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। नेक्स्ट, बिहार में स्थित राजगिरी कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। बिहार में स्थित राजगिरी कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट, मैसेडोनिया का शासक सिकंदर मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। मैसेडोनिया का शासक सिकंदर मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। जब उसने मगध की ओर कुछ करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया था। नेक्स्ट, वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। नेक्स्ट, मगध के नज़दीक ही बज्जी राज था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट, यहाँ की शासन व्यवस्था को संघ कहा जाता था। नेक्स्ट, संघ में कई शासक होते थे जो एक साथ शासन करते थे एवं प्रत्येक व्यक्ति शासक कहलाता था। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी दोनों ही संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, वज्जी संघ का यह वर्णन दिग्ग निकाय से लिया गया है। दिग्ग निकाय का एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। नेक्स्ट,
अजातशत्रु एवं वज्जी संघ। अजातशत्रु एवं वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुध के पास सलाह के लिए भेजा था। बुध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तब उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे एवं पारंपरिक नियम का पालन करते रहेंगे। नेक्स्ट, प्रजातंत्र। लगभग 2500 वर्ष पूर्व एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 वर्षों तक चली। चली। नेक्स्ट, इनमें 30 वर्ष से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्रदान थी जो दास नहीं थे। इसमें 30 वर्ष से ऊपर के उन सभी लोगों इनमें 30 वर्ष से ऊपर के उन सभी पुरुष को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए वर्ष में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। वर्ष में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। नेक्स्ट, इस सभा में सभी नागरिक भाग लेते थे। नेक्स्ट पॉइंट समाप्त। थैंक यू फ्रेंड, आप सभी को धन्यवाद। यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें।